अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं अपने गांव का पहला लड़का था जो कि आर्मी में गया था, इसीलिए सब लोग मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे और मुझे बहुत बहादुर समझते थे। और सच कहूं तो मैं जब गांव में आता तो मेरी इतनी इज्जत की जाती थी कि मैं भी थोड़ा सा गरूर में आ जाता था। सब लोग मेरे आगे पीछे फिरते थे। यहीं पर पल बढ़ के जवान हुआ था। यहीं के बुजुर्गों ने मुझे थप्पड़ भी मारे थे क्योंकि मैं शरारतें करता था। औरतों ने मुझे गालियां भी दी थीं कि कितना शरारती बच्चा है। दोस्तों के साथ यहीं पर खेल कूद की थी, लेकिन अब मुझे सब इज्जत की नज़र से देखते थे और सब मेरा बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे। छुट्टी के लिए जब भी वापस आता दोस्तों से ज़रूर मिलता था। हमारे गांव के तकरीबन बाहर जाकर ही एक छोटा सा घर था जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ था, लेकिन आजकल तो किसी खंडर की तस्वीर पेश कर रहा था। मशहूर था कि वहाँ पर भूत प्रीत का साया है और मानो ना मानो भूत प्रीत से तो हर इंसान ही डरता है। हमने अपनी ज़िंदगी में कभी इनको नहीं देखा होता, लेकिन बचपन से ही हमारी दादी, नानी, माँ सब इन्हीं चीज़ों से हमें डराती है और हमारे दिल में एक बात बैठ जाती है कि हमें इनसे ज़रूर डरना चाहिए। लेकिन मैं नहीं डरता था। वैसे भी जब से गाँव में आया था तो एक किस्सा सुन रखा था कि गांव में किसी बूढ़ी औरत को देखा जा रहा है जो बहुत ही रात के वक्त निकलती है, किसी से बात नहीं करती और उसका रुख हमेशा बाजार की तरफ होता है। कभी कभी उसको आता जाता देखा गया है। उसकी चाल अजीब सी और बहुत ज़्यादा बूढ़ी है। उस घर में कौन रहता था हमें नहीं पता, क्योंकि ये घर हमेशा ही गांव से ज़रा बाहर था। शायद इसीलिए बनाया गया था क्योंकि ये जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। शायद ही खेत था, पीछे छोटा सा ट्यूबवेल भी लगा हुआ था, लेकिन अब वो बंद हो चुका था। उस तरफ कोई भी नहीं जाता था और ज़मीनें भी सारी बंजर हो चुकी थीं, जिन पर किसी ने भी मेहनत नहीं की थी। मैं और मेरे दोस्त बातें करते करते उसी तरफ चले गए। बातें भी इसी मौजू पर हो रही थीं कि इंसान को बहादुर होना चाहिए। मेरे दोस्तों ने कहा कि अगर तू इतना ही बहादुर है तो चल आज इस घर के अंदर जाकर देखा। मैंने कहा कि ऐसी कौन सी बात है, एक घर ही तो है और दरवाज़ा भी टूटा हुआ है, आराम से चला जाऊंगा। मेरे एक दोस्त ने कहा कि नहीं यार, तूने यहाँ पे नहीं जाना, इधर इसी बूढ़ी औरत का कयाम है। सब लोग कहते हैं कि जिस बूढ़ी औरत को देखा गया है वो रात को इसी तरफ आती है। मैंने कहा कि मैं भूतों प्रीतों पर यकीन नहीं करता और अब तो बात मेरी इज्जत पर आ गई, क्योंकि मेरा दूसरा दोस्त बार बार मुझे यही कह रहा था कि तुम अंदर जाके दिखाओ, जाते क्यों नहीं हो। थोड़ा सा जलता भी था वो मुझसे, क्योंकि उसने भी आर्मी में जाने की कोशिश की थी, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया था और मेरी सिलेक्शन हो गई थी। इसीलिए उसके दिल में मेरे लिए खलश थी, लेकिन मुझे भी अपनी बहादुरी उसके सामने ज़रूर साबित करनी थी। सो मैंने भी इरादा कर लिया कि आज इस घर में जाकर ही दिखाऊंगा। मेरे दोस्त ने कहा कि मैं तेरी अम्मी को जाकर बता दूंगा। मैंने कहा कि ऐसा गज़ब ना करना, मेरी माँ तो पुराने ख्यालात की है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। अगर कल को मुझे बुखार हो गया तो कहेगी कि तू उस घर में गया था तभी तुझे बुखार हुआ है। अरे कल क्या कर, मुझे 5 साल बाद भी बुखार हुआ तब भी वो इसी घर पर इल्ज़ाम लगाएंगे। मैंने हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि तुम लोग भी मेरे साथ चलो, तो उसने कहा कि नहीं, हम लोग नहीं आएंगे, हम तो बड़ा डरते हैं। तू बहादुर है ना, तो तू ही जा। मैंने कहा कि ठीक है। मेरा नाम शहजाद था। मैं घर की तरफ चल पड़ा। लंबा सा खेत था और दरमियान में ये घर बना हुआ था। मैं उस तरफ चलता हुआ जा रहा था। बाहर किसी ने किसी दौर में सब्जियां लगाई थीं, लेकिन अब जल चुकी थीं। दरख्त भी जल चुके थे, गेट भी टूटा हुआ था और मरकज़ी दरवाज़ा भी टूटा हुआ था। यानी इस तरह से टूटा था कि मैं उसे खोल के अंदर जा सकता था। मेरे दोस्त बाहर खड़े थे। मेरा दोस्त जो कि मेरा अच्छा दोस्त था, उसने मुझे अभी भी कहा कि ये काम मत कर, लेकिन मैंने कहा कि कुछ नहीं होता है। गांव के लोग वैसे भी ऐसी बातों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। मैं भी गांव का ही था, लेकिन मुझे तो 10 साल हो गए थे शहर में रहते हुए। मेरे दिमाग से अब ये खलान निकल चुका था। मैं अंदर दाखिल हो गया। अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। ज़मीन पर गंदगी फैली हुई थी। ऐसे लगता था कि कई सालों से सफाई नहीं हुई। पर्दे शायद लाल रंग के थे, लेकिन मिट्टी से इतने अड़ चुके थे कि काले हो गए थे। ज़मीन पर अचानक से नज़र पड़ी तो जान ही निकल गई। ज़मीन पर इतनी ज़्यादा मिट्टी थी कि पाँव रखने से निशान पड़ जाता और उस पर निशान पड़े हुए थे।
किसी औरत के पाँव का निशान था और वो भी नंगे पाँव। मैंने आसपास देखा, मेरा दिल एक सेकंड को बैठ सा गया। मुझे ऐसा लगा कि शायद बात सच है कि वो बूढ़ी औरत यहीं पर आती है। फिर मैंने कहा कि ज़रूरी तो नहीं है, कोई और भी तो आ सकता है। और गांव की औरतें जब खेतों में आती हैं तो जूते पहन कर नहीं आती, बल्कि जूते उतार कर ही आती हैं। मैं आगे चल पड़ा। मेरे दोस्त पीछे से आवाज़ दे रहे थे कि रुक क्यों गए हो, क्योंकि मैं दरवाजे में ही खड़ा था और उनको दूर से दिखाई दे रहा था। मैंने कहा कि नहीं नहीं, जा रहा हूँ अंदर। अंदर चला गया तो न जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यहाँ पर कोई रहता है। ऐसा नहीं लगता था कि यह जगह काफ़ी सालों से बंद है। जगह गंदी ज़रूर थी, लेकिन फिर भी किसी की मौजूदगी का पता दे रही थी, या तो किसी इंसान की मौजूदगी का पता दे रही थी और या फिर किसी और ही चीज़ का। मैं काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन जाहिर नहीं कर रहा था। अंदर रोशनी कम थी क्योंकि सिर्फ दरवाजे से ही रोशनी आ रही थी, इसलिए कोनों में कोई भी रोशनी नहीं थी। मैंने कहा कि दोस्त कहेंगे बाहर से खड़ा होकर ही वापस आ गया। कोई ऐसी चीज़ ले जाता हूँ जिसकी वजह से उनको यकीन आ जाए कि मैं अंदर तक गया था। आसपास देखने लगा तो अचानक मेरी नज़र एक फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी। मैंने फ़ोटो फ्रेम को थोड़ा सा साफ करके देखा तो उसमें एक बूढ़ी औरत बैठी थी और उसके साथ 4 जवान लड़के खड़े थे जो सारे ही एक उम्र के लग रहे थे। मैंने तस्वीर जैसे ही उठाई, एक आवाज़ ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया और मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल उछलकर बाहर आ गिरेगा। वो आवाज़ किसी बूढ़ी औरत की थी जिसने कहा था कि ये मत लेकर जाओ बेटा। मैं हैरान रह गया क्योंकि मुझे आवाज़ आई लेकिन वजूद नज़र नहीं आया। मैं चिल्लाया नहीं था, नहीं तो मेरी इज्जत का फालूदा हो जाता। मैं आसपास देखने लगा, तब मुझे नज़र आया कि उस घर के एक कोने में आराम कुर्सी के ऊपर कोई वजूद बैठा हुआ है। मैं बुरी तरह से घबरा गया। शायद ये वही बूढ़ी औरत थी और आज मैं उसके घर के अंदर गया था और अब उसके तो मज़े थे क्योंकि उसने मुझे जान से मार देना था। लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मेरे हाथ कांपना शुरू हो गए। उसने कहा कि अच्छे बेटे, ये तस्वीर लेकर मत जाओ, ये तस्वीर मेरा सब कुछ है। न जाने क्यों उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार से पुकारा और उसकी आवाज़ में बहुत ही ज़्यादा शफकत थी। मैंने कहा कि आप कौन हैं? उसने कहा कि मेरा नाम बानो बीबी है, ये मेरा घर है। मैंने कहा कि ये कौन है जो इस तस्वीर में है? उसने कहा कि बेटे हैं मेरे। और इसके बाद मैंने वो सवाल पूछा जिसका जवाब अगर मेरी उम्मीद के मुताबिक नहीं होता तो मैं वहाँ खड़े खड़े ही मर जाता। मैंने कहा कि क्या आप जिंदा हैं? तो वो इस बात पर हंसने लगी और उसने कहा कि अपने बेटों को देखे बगैर नहीं मरूंगी मैं। वो उठकर रोशनी में आई तो मैंने उसको गौर से देखा। उसके कपड़े गंदे थे, शायद वो काफ़ी अरसे से नहाई नहीं थी और कपड़े भी बहुत पुराने थे, लेकिन ये तो एक बूढ़ी औरत थी और बेशक जिंदा थी। उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा शफकत थी और आंखों में इंतज़ार था। उसने हाथ में एक लकड़ी की छड़ी भी पकड़ रखी थी जिसके सहारे वो खड़ी थी। मैंने कहा कि आप ही हैं जो बाज़ार जाती हैं? उसने कहा कि हाँ, कभी कभी जाती हूँ। मैं फ़ौरन समझ गया कि ये तो जिंदा औरत है, इसको लोगों ने भूत बना दिया। लेकिन ये औरत यहाँ पर क्यों रह रही है? इसको यहाँ पे अकेला नहीं रहना चाहिए। मैंने कहा कि आप यहाँ पे क्यों रहती हैं? ये जगह तो रहने के काबिल नहीं है। उसने कहा कि अगर मैं कहीं और चली गई और मेरे बेटे यहाँ आ गए तो फिर क्या होगा? मैंने कहा कि कहाँ हैं आपके बेटे? उसने कहा कि मेरे 4 बेटे हैं, 4 शहजादे हैं मेरे, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। हम लोगों ने बड़ी मेहनत की उनके लिए, उनको पढ़ाया लिखाया, अपनी सारी ज़मीन बेच दी उनके बाप ने और मैंने अपना सारा सोना बेच दिया और यही सब करके उनको बाहर के मुल्क भेज दिया। वहीं पे ये पढ़ते हैं, वो काम भी करते हैं। फ़ोन पर बात हुई थी मेरी, कह रहे थे कि मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। मैंने कहा कि कब बात हुई थी आपकी? तो उसने कहा कि साल भर पहले ही बात हुई थी, 14 फरवरी को आएंगे मेरे बेटे, 14 फरवरी को। मैंने कहा कि अच्छा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके बेटे नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आना होता तो अभी तक आ जाते और ऐसा नहीं लगता था कि वो लोग साल पहले गए थे। ये घर तो इतना गंदा था जैसे सदियों से ही यहाँ कोई नहीं आया था और किसी ने मेहनत नहीं की थी। उस औरत ने कहा कि ये तारीख मैं भला भूल सकती हूँ। मेरे बेटे ने मुझसे वादा किया है कि वो 14 फरवरी 1995 को ज़रूर आएगा। जब उस औरत ने कहा कि 1995, तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी आंखों में आंसू भर गए
और मैं घुटनों के बल ज़मीन पर बैठकर उस बूढ़ी माँ को देखने लगा। एक माँ अपनी औलाद के लिए कितना जुल्म बर्दाश्त करती है, कितनी तकलीफ़ें सहती है, ऐसे दर्द से गुजरती है जो सोचने से भी इंसान डर जाए। लेकिन आज जो मैंने महसूस किया, मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। उस औरत को लगता था कि वो 1 साल से अपने बच्चों का इंतज़ार कर रही है। शायद उन्होंने उसे ये लारा दिया था कि हम 1995 14 फरवरी को आएंगे, लेकिन जुल्म की इंतहा ये थी कि ये 1995 नहीं था, बल्कि ये 2010 था। ये बूढ़ी माँ 15 साल से अपने बच्चों का इंतज़ार कर रही थी और उसे ऐसा लगता था कि अभी सिर्फ 1 साल गुजरा है। मैंने कहा कि अम्मा, मेरी बात गौर से सुनो, देखो काफ़ी टाइम गुजर गया है, तुम्हारे बेटे नहीं आएंगे। उसने कहा कि आएंगे मेरे बेटे मुझसे मिलने, नहीं आएंगे तो और कहाँ जाएंगे। माँ हूँ मैं उनकी, मैंने पाला है उनको, बहुत मेहनत की है मैंने उनके ऊपर। मुझे यहाँ अकेला छोड़कर अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। लेकिन ऐसा क्या लगता था कि वो अपनी ज़िंदगी में ही मसरूफ़ हैं, क्योंकि अगर 15 साल गुजर चुके थे तो फिर इसका मतलब कि उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी बसा ली थी। शायद वो अपनी औलाद के साथ मसरूफ़ थे। मैं उस माँ के यकीन पर रो रहा था, उस माँ के इंतज़ार की हद पे रो रहा था कि वो कैसे आंखें बिछाए इंतज़ार कर रही थी। वो कहती थी कि मैं दरवाजे के आगे ही बैठती हूँ कि मेरे बेटे अंदर दाखिल होंगे और मैं फ़ौरन उनको देखूँ। अगर मैं यहाँ से चली गई और वो यहाँ पर आए तो फिर वो मुझे कहाँ तलाश करेंगे। मैंने कहा कि अम्मा, आप मेरे साथ चलें, आपको यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, आपकी हालत बहुत बुरी है, आप मेरे साथ चलें। लेकिन वो मेरे साथ नहीं आ रही थी। मैं वहाँ से बुरी तरह भागा और मेरे दोस्तों ने मुझे देखा तो वो यही समझे कि मैंने किसी भूत को देख लिया है। वो भी वहाँ से भाग गए, लेकिन मैंने किसी भूत को नहीं देखा था। मैं फ़ौरन अपने घर आ गया और अपनी अम्मी को सब कुछ बताया। मेरे घर में मेरी बहन भी थी और मेरी चाची भी रहती थी। मैंने उनको कहा कि वो मेरी बात नहीं मान रही, आप लोग मेरे साथ चलें, हम लोग उनको वहाँ से निकालेंगे, उन्हें कहेंगे कि वो नहाएं धोएं, डॉक्टर के पास ले जाएंगे, अच्छा खाना खिलाएंगे, नहीं तो वो बूढ़ी औरत वहीं पे मर जाएगी। मेरी दादी अभी भी हयात थी। उन्होंने कहा कि बानो जिंदा है। हमें तो लगा कि बानो मर गई है। जाहिर है एक गांव में रहते थे तो लोग एक दूसरे को जानते थे। मेरी दादी ने कहा कि उसे फ़ौरन लेकर आओ। हम लोग घर से खाना वगैरह बनाकर ले गए। बूढ़ी अम्मा के लिए कपड़े और चादर भी लेकर गए कि अगर ना आई तो कम से कम उनको वहीं पे खाना पीना तो खिलाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी। लेकिन जब वहाँ वापस गए तो सामने का मंजर देखकर हम सब की आंखों में ही आंसू आ गए। बूढ़ी अम्मा उसी कुर्सी पर बैठी थी और अपनी बेटों की उस तस्वीर को दिल से लगा रखा था, लेकिन अब वो उस दुनिया में नहीं थी। जाते जाते भी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट और आंखों में यकीन था कि मेरे बेटे मुझसे मिलने के लिए ज़रूर आएंगे। वो माँ जिसने अपना सब कुछ बेचकर अपने बेटों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए उनको बाहर के मुल्क भेजा था, उन्होंने मुड़कर भी अपनी माँ की खबर तक ना ली। कभी कहीं फ़ोन किया होगा तो कह दिया होगा कि फ़लाँ तारीख को आ जाएंगे। माँ को तारीख का लारा दे दिया था कि वो बैठी तारीख का इंतज़ार करती रहे, और वो बेचारी उसी इंतज़ार में मर गई। हम सब गांव वालों ने मिलकर उनके कफन दफन का इंतज़ाम किया और उसके बाद उनके बेटों को फ़ोन करने की कोशिश की। घर में से हमें एक डायरी मिली जिसमें नंबर लिखा था। हमने उस नंबर पे फ़ोन कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नंबर भी बदल चुके थे। हमें लगा कि शायद उनको बता दें तो कम से कम वो अपनी माँ को देखने के लिए ही आ जाएं, या उनको पता तो हो कि उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ ना हो सका, उनको मिट्टी के हवाले कर दिया गया। आज इस बात को 13 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी जब मैं उस औरत के बारे में सोचता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और उस बदबख्त औलाद के बारे में भी सोचता हूँ जिन्होंने अपनी माँ को वहाँ पे छोड़ा और उनकी माँ उनके इंतज़ार में ही मर गई, और शायद उनको अभी तक नहीं पता कि वो जिंदा है या मर गई है, क्योंकि उनको कोई परवाह ही नहीं थी। पता नहीं उन्होंने 15 साल किस तरह गुजारे थे, किस तरह गुजारा करती थी, लेकिन शायद उनके इंतज़ार ने ही उनको जिंदा रखा हुआ था। जब मैंने उनको कहा कि इतने साल गुजर गए हैं तो शायद उनकी आखिरी उम्मीद टूट गई, और कहते हैं कि जिस पल इंसान की उम्मीद टूट जाती है उस पर ही वो मर जाता है, और उनके साथ भी यही हुआ था। मैं उनकी मदद करना चाहता था लेकिन नहीं कर पाया। आखिर में यही कहना चाहूँगा
کہ اولاد کو اپنے ماں باپ کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ وہی آپ کو اس دنیا میں لے کے آتے ہیں، آپ کا خیال کرتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں ایک آنسو نہیں آنے دیتے، ایک پل کو آپ کو بھوکا نہیں رہنے دیتے۔ کیا بدلے میں آپ ان کو اپنا تھوڑا سا وقت بھی نہیں دے سکتے؟ آج اگر آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا کریں گے تو یاد رکھیں، وہ دن دور نہیں جب آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اس سے بھی برا کرے گی۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، اور خاص طور پر ماں باپ کے ساتھ کیا گیا سلوک تو اسی دنیا میں بھگت کے جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں والدین کا فرما بردار بنائے، والدین کو صحت والی لمبی زندگی دے، جن کے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ کیسی لگی کہانی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔